आप लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर। ओके, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? पहले पूछ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन है? चलिए, देखिए, पिछले क्लास में हम शेरशाह सूरी के बारे में बता रहे थे। जो मुगल शासक जो हुमायूं था, उसको हरा के वो गद्दी पर बैठे थे। और आपको पता है कि शेरशाह सूरी क्या थे? एक अच्छा प्रशासक थे, एडमिनिस्ट्रेटर। एक शासक से बढ़िया क्या थे? प्रशासक थे। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना क्वालिटी होता है। तो उनका क्या है, व्यक्तित्व प्रशासक जैसा था। तो जैसे आपको पता था, जो जीटी रोड जिसे वर्तमान में कहा जाता है, उसका फिर से मरम्मत करवाया था उन्होंने। भूमि सुधार किया था। उसके बाद जो डाक व्यवस्था है, डाक व्यवस्था को भी शुरू किया था। उसके बाद जो सरा यानी रेस्ट रूम या रेस्ट हाउस कह सकते हैं, रेस्ट हाउस का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखिएगा, शेरशाह सूरी का जो अंतिम युद्ध था, जिसे कहते हैं। और शेरशाह सूरी को एक बात और समझ लीजिए, शेरशाह सूरी क्या था? अकबर का पूर्ववर्ती कहा जाता है। यानी जो अकबर है, अकबर के जो सुधार है, उन सुधारों को कहीं ना कहीं पहले शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किया था। जैसे दहसाला पद्धति हो गया, उसके बाद जब्ती पद्धति हो गया, यानी भूमि सुधार से संबंधित। ये क्या है, बाद में क्योंकि जो टोडरमल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जो टोडरमल थे, जो पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे, यही टोडरमल क्या है, बाद में अकबर के दरबार में भी रहते थे। और अकबर के समय पे क्या, भूमि में बहुत बड़ा सुधार किया था, यानी लैंड रिफॉर्म बहुत किया था। देखिए, इसमें आप लोगों को भूमि सुधार बहुत सुनने को मिल रहा है। जो क्यों है? क्योंकि इस समय इनकम का मेन स्रोत क्या था? जमीन था, भूमि था। उसमें रेवेन्यू मिलता था। तो इसमें क्या था, ये इसलिए अकबर का पूर्ववर्ती कहा, शेरशाह सूरी को क्या कहता है? अकबर का पूर्ववर्ती कहा जाता है। शेरशाह को अकबर का पूर्ववर्ती कहा जाता है। यानी अकबर का जो सुधार है, वो कहीं ना कहीं शेरशाह से ने शुरू किया था। ये अकबर ने जो कॉइन्स वगैरह चलाए थे, सिक्के वगैरह चलाए थे, उनमें भी शेरशाह सूरी ने जो चलाया था, उसी को बाद में क्या था, मॉडिफाइड रूप में क्या है, कंटिन्यू किया गया था। अब देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? बहुत बार पूछा जाता है। मकबरा मतलब जहाँ पे दफना जाता है। यह है सासाराम। ये सासाराम कहाँ पे? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये बिहार में है। बहुत ही सुंदर मकबरा है। पर्यटन की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। एक तालाब, एक झील कह सकते हैं, या जलाशय कह सकते हैं, जलाशय के मध्य में है। देखिए, शेरशाह का जो अंतिम युद्ध हुआ था, उसे कलिंजर का युद्ध कहा जाता है। कलिंजर का युद्ध, ये शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध था। ये हुआ था 1545 में हुआ था। ने कुल मिला के 4 से 5 साल ही शासन किए थे। देखिए, ये जो युद्ध है ना, ये एक फोर्ट है, किला है, जिसे कालिंजर का किला कहा जाता है। जो एमपी और क्या है, यूपी के बॉर्डर में है। जो कलिंजर किला फोर्ट, जो अगर आप लोग एमपी और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, जो सतना वाला डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, या आप लोगों ने बांदा वाला डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, वहीं पे है, उसके बीच में है। तो ये एक पहाड़ी के ऊपर। देखिए, किला क्या होता है या फोर्ट, हमेशा सुरक्षित जगह पे ही बनाया जाता है। ये आपको पहले ही बताया गया, क्योंकि राजधानी का सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। तो ये किले पर, यानी एक पहाड़ी पर था। तो उसके नीचे क्या था, इन्होंने डेरा डाले हुए थे। तो तोप से जो गोला बारिश वर्षा किया जा रहा था, तो तोप क्या था, उस पहाड़ी से टकरा कर गया था। उनके बगल में जो बारूद का ढेर था, वहां पे आके गिरा, और बारूद के फटने से वो झुलस गए थे। बाद में उनकी डेथ हो गई थी। यानी शेरशाह सूरी की डेथ कब हुई थी? 1545 में हो गया था। उसके बाद उनके जो शासक बने थे, वो ज्यादा पावरफुल शासक नहीं बने।
उतना आपको याद नहीं करना है। तो समझ लीजिएगा अंतिम युद्ध कहाँ था, कलिंजर का। और कलिंजर का युद्ध, कलिंजर का किला कहाँ पे है, ये यूपी में, यूपी के जो बांदा जिला है, बांदा में है, डिस्ट्रिक्ट में। ये किला बहुत ही फेमस, पहले के फेमस किला में इसका भी नाम आता है। जैसे चुनार का किला हो गया, कलिंजर का किला हो गया, ये बहुत सारे फेमस किले के में इसमें आता है। अब देखिए, जब मकबरा की बात किया ना, तो ये मुगलों के सभी के मकबरा आप लोग याद लिख लीजिएगा। यानी एक एक साइड में लिखिएगा शासक, और एक में लिखा मकबरा। देखिए, पहला शासक है बाबर। देखिए, बाबर की मृत्यु के बाद पहले उनको आगरा में दफनाया गया था, लेकिन उनकी इच्छा था कि उनको काबुल में दफनाया जाए। तो इनका जो मुख्यतः जो उनका मकबरा है वो काबुल में है, लेकिन प्रारंभिक में क्या है, इनको आगरा में दफनाया गया था। दूसरा है हुमायूं। इनका मकबरा है दिल्ली में। दूसरा है अकबर। अकबर का है शहादरा, या इसे आप कह सकते हैं सिकंदरा भी कहते हैं, सिकंदरा, जो आगरा के नजदीक है। जहांगीर, इनका है लाहौर। शाहजहां, इनका है आपका कहाँ पे है, आगरा में। तो ताजमहल है, इनका मकबरा है। और औरंगजेब, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र। और अंतिम शासक का लेगा बहादुर शाह जफर। बीच में बहुत सारे हैं, इनका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहादुर शाह जफर, इनका है रंगून में। तो इनको अलग अलग जगह पे इन लोगों को मकबरा बनाया गया था। अरे मकबरा मतलब शासक वर्ग के लोगों को जहाँ पे दफना जाता है उनको मकबरा कहा जाता है। तो बाबर का हमें इसको याद रखिएगा, बाबर का काबुल है, हुमायूं का दिल्ली है, अकबर का सिकंदरा या आगरा, कभी कभी या कभी शहादरा भी लिख के आ जाता है, जगह जगह का नाम है। जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद में है। और बहादुर शाह जफर का, या बहादुर शाह जो सेकंड है, उसका है रंगून। रंगून मतलब जो इस समय म्यांमार की एक शहर है, तो वहां पे है, क्योंकि इनको निष्कासित कर दिया था आप लोगों को जब 1857 की क्रांति है तब बता रहा था, बताया था, तो समझिएगा। ये क्या है, इनके मकबरे हैं। ठीक है, बाद में जब हुमायूं वापस आता है 1555 में, तो 1555 के आखिरी में, मतलब 1556 में उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ होने पर अकबर उस समय लगभग 13-14 साल का था, 13 साल कुछ महीने का था, 13 साल 6 महीने के करीब था। उस समय क्या है, अकबर शासक बनता है। अगला शासक लिखेगा अकबर। ठीक है, ये शासक बनता है 1556 में बनता है, और 1605 तक रहता है। लगभग 50 साल तक शासन किया। लेकिन इनका जो संरक्षक था वो था बैरम का, हर। और इनका जो दाई माँ था, जिसको उनको पालन पोषण किया था, दाई माँ, महम अनगा। देखिए, सबसे पहले बैरम खां, जो उनके सेनापति या संरक्षक थे, और दिल्ली के उस समय शासक थे हेमू।
इनके बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं। द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। इस युद्ध में हेमू को तीर लग जाता है। उसके बाद क्या था, हेमू की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो अकबर है वो पूरे दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। दिल्ली में कब्जा किसने किया था? बैरम खां की सहायता से अकबर ने किया था, ध्यान दीजिएगा। और ये जो युद्ध हुआ था इसको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। इसके बाद उसमें अकबर छोटे थे तो बैरम का ही क्या होता है, संरक्षक थे। लेकिन जब अकबर बड़े होने लगे तो बैरम को साइड लाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि पावर का क्या होता है, हथियार का भी बहुत सारे होता रहता है। बाद में उनका दाएं माँ क्या है, शासक बने थे और उसका संरक्षक बने थे। 1560 से लेके 1562 के बीच में जो अकबर के संरक्षक थे वो हम अंगना थे। इस समय जो सरकार था उसको पेटीकोट सरकार कहा जाता है, क्योंकि अकबर महिला के संरक्षण में थे। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया कि पेटीकोट सरकार कब से कब चला था, तो 60 से 62 तक चला था। क्योंकि ये जो लेडीजों के संरक्षण में क्या होता है, ये सरकार चली थी। क्योंकि अकबर बहुत छोटा था, मतलब छोटा नहीं मतलब कह सकते हैं, मतलब उतना एज नहीं था इस हिसाब से नहीं। बाद में 62 में अकबर सबसे पहले हम अंगना को भी क्या है, अंगना अंग अंगा को भी क्या था हटा दिया और उसके पुत्र को भी मार दिया। आप लोगों ने जोधा अकबर पिक्चर देखे होंगे, तो वो थोड़ा थोड़ा कहानी ठीक ठाक है। वो ठीक पिक्चर बना हुआ है, जो ऋतिक रोशन वाला जो पिक्चर बना है लगभग ठीक ठीक बना है, एकदम ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि हिस्ट्री और फिल्म में कभी उतना एकदम एक्यूरेट नहीं बनता है। क्योंकि फिल्म कॉमर्शियल होता है, पैसा चाहिए उसको, तो ध्यान दीजिएगा। तो उस पिक्चर को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लगभग क्या होगा, थोड़ा सा अकबर के कहानी को समझ लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद देखिए अकबर, सबसे पहले अकबर क्या है, 1562 में उन्होंने कुछ सुधार किया, दास प्रथा को बंद कर दिया। जो पहले दास प्रथा हुआ करता था इन्होंने बंद कर दिया। अकबर ने क्या है, दास। देखिए दास अधिकतर दो तरह के होते थे, एक तो किसी को खरीदा जाता था और एक होता था जो सेना युद्ध में हार जाते थे उन सेनाओं को दास की तरह व्यवहार करती थी। दो तरह के दास होते थे। देखिए इसमें दो, देखिए ऐसे दास तो बहुत तरह के होते थे, तो आप लोग समझ लीजिएगा इनमें दो तरह के तीन दासों को, दास प्रथा की बात को हटाया, जो सेना युद्ध में हार जाने के बाद उनको जो बंदी बनाया गया था उन सेनाओं को छोड़ने की बात की है। लेकिन जो खरीदने वाला दास था ना उसको हटाया नहीं था, तो उसको हटाएंगे तो खेती कौन करेगा या बाकी सामान कौन कौन ढोएंगे। हाँ जी, दास प्रथा को खत्म कर दिया। 1563 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया और साथ साथ क्या सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध, क्योंकि अकबर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट वाले शासक थे, और जो लोग एक्सपेरिमेंट टाइप के शासक होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ नए नए करते रहते हैं, और जो परंपरागत शासक होते हैं वो चलते रहते हैं। इसके बाद अकबर धीरे धीरे, देखिए अकबर अनपढ़ थे पहले समझ लीजिएगा। जब उनको धीरे धीरे धार्मिक चीजों में महत्व होने लगे, जब उनके साम्राज्य का विस्तार होने लगा, तब क्या होना ना, उन्हें धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए सबसे पहले उन्होंने आगरा से क्या है, राजधानी फतेहपुर सीकरी ले गया था। क्योंकि अकबर ने अपना राजधानी कहाँ बना था, उनकी राजधानी कहाँ थी, अकबर की राजधानी नहीं है, इनका था फतेहपुर सीकरी। ये आगरा से कुछ दूर पर है, अगर आप लोग आगरा घूमने गए होंगे। ये अकबर की राजधानी थी। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे क्या है, अलग अलग टाइप के बिल्डिंग बनाए थे, इमारत बनाया है। जैसे जोधा महल है, उसके बाद बीरबल महल है, उसके बाद बहुत सारे इस तरह के बनाए हुए हैं, समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे एक स्थान बनाया था जहाँ पे धार्मिक चर्चाओं का क्या है, की जाती थी। क्योंकि
अकबर को तो बोलो ना कि एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ज़्यादा क्या शौक था। तो उनको क्या है एक्सपेरिमेंट करना था। तो उन्होंने क्या है यहाँ पे एक ऐसा बिल्डिंग बनाया जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था। और उनमें पहले उन्होंने क्या किया सभी धर्मों के पहले क्या था उन्होंने केवल इस्लाम धर्म के लोगों को बुलाया, यानी जो धर्म गुरु थे उनको बुलाया था। अब उनके विचार उन्होंने जानना चाहा, तो इस्लाम में भी देखिए कोई भी ऐसा दुनिया में धर्म नहीं है जिनके अलग-अलग मतंबलीय ना हो, मत का अंतर ना हो। तो देखा कि इस्लाम में ही बहुत टाइप के क्या है मत है, मतलब एक जैसा नहीं है। हर कोई इस मोहम्मद साहब को तो मानते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब को मानने का उनका रास्ता अलग-अलग है। जैसे देखिएगा हिंदुओं में क्या है, सब भगवान को मानते हैं, लेकिन उनके क्या रास्ते अलग-अलग बहुत सारे हो सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनको सही नहीं लगा कि भई एक मुस्लिम जो एक ही धर्म है, वहाँ के लोग आपस में सही नहीं रह रहे। तो उनके बाद उन्होंने सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुलाया और बुला के तो देखा कि ये सब आपस में लड़ने लगे। उसके बाद उन्होंने क्या है सोचा कि ये जो जितने भी दुनिया में धर्म है, उसमें कुछ अच्छाई भी होते हैं और कुछ बुराई भी है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिनमें अच्छाई ना हो, जिसमें बुराई ना हो। इसी के लिए उन्होंने एक नया धर्म बनाने की बात सोची, जिसे तौहीद-ए-इलाही कहा जाता है। तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही कहा जाता है। तौहीद-ए-इलाही या दीन-ए-इलाही कहा जाता है। देखिए, उन्होंने क्या है मजहर नामक एक स्थल बनाया था। मजहर, जहाँ पे क्या था धार्मिक वाद-विवाद होता था। बाद में इसका जो निष्कर्ष निकला है उसको मजहर नामक किताब में संकलन किया गया था। ये क्या है एक बुक है, जो इन चर्चाओं का जो संकलन किया गया है उसको मजहरनामा कहा गया है, मजहरनामा। और बाद में 1582 में दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म बनाया था, दीन-ए-इलाही। इसमें लगभग 100 लोग इसमें शामिल हुए थे। इसमें से एकमात्र जो हिंदू था, वो बीरबल शामिल हुआ था। आप लोगों ने बीरबल का नाम सुने होंगे, अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानी सुनी है। चलिए आप लोग थोड़ा बताइएगा बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा गया है। अमर सर अमर कुछ। क्या? नहीं, सही नहीं है। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? ये पूछा मैंने आपसे। ठीक है, जो बीरबल का जो वास्तविक नाम उसका महेशदास है उसका वास्तविक नाम। बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेश। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिएगा। तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या है? महेशदास। सर दीन इलाही बता दीजिए, थोड़ा सा वो छूट देखिए गया। दीन जो इलाही है ना, सभी धर्मों का निष्कर्ष है। ठीक है, अभी आपको पता ना कि जो दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो और ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें बुराई नहीं हो, क्योंकि समय के साथ हर चीज बदल जाता है। तो भाई आज से 200-300 साल या 2000-3000 साल पहले जो बात की गई है, तो आज वो क्या है अक्सर सा या वो एक के रूप सही होगा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उस समय समाज कैसे था और आज का समाज किस तरह से बदल रहा है। तो उन्होंने देखा कि जो हर धर्म में कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। तो उन सारे धर्म का जो निचोड़ है, उस निचोड़ को उन्होंने दीन-ए-इलाही के नाम से बोले कि मजहरनामा एक किताब है और उस किताब को मानकर मतलब उस किताब को प्रमाणित मानकर जो धर्म चलाया गया था, उसे दीन-ए-इलाही कहा गया। अलग इसे देखिए अकबर के जो दरबार है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ नए-नए चीज़ जैसे झरों का दर्शन करना शुरू कर दिया, राजा को देखना, उसके दरबार में दिया जलाना। जैसे पारसी धर्म में क्या होता है मतलब आग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो लोग हमेशा दिया जलाते रहते हैं। इसलिए पारसी धर्म से देखिएगा क्या होता है कि ईसाई धर्म भी क्या होता है इससे जुड़े हुए हैं। ईसाई धर्म में आप लोग देखिएगा ये जो लाइट का जो फेस्टिवल लाइट फेस्टिवल जिसे कहते हैं, जो जला जाता है, वो मेनली क्या होता है ईसाई धर्म का ही माना जाता है। आप लोग देखिएगा गिरजाघर में लाइट जलाई जाती है, इसको मोमबत्ती वगैरह अगर होते हैं गिरजाघर में आप लोग अगर देखे होंगे तो देखिएगा आजकल तो लाइटिंग हो गया, पहले मोमबत्ती जले थे जो पुराने पिक्चरों में अगर देखे होंगे तो।
तो उसका लाइट का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो दरबारों में जो लाइट जलाई जाती थी, दिया जलाए जाते थे। हिंदू धर्म में भी आ गया था कि आपको पता है कि जो हिंदू धर्म में है, उसमें क्या है कि जो यज्ञ की आहुति दी जाती थी, वो अग्नि के माध्यम से दी जाती थी। और अग्नि को के माध्यम से देना का इसलिए इम्पोर्टेंट था कि अग्नि क्या होता है, उन चीज़ों को क्या है देवता को पहुँचाते थे, मीडिएटर थे। तो इसलिए क्या था ये कि जो हर धर्म में लगभग सेम था, उन अच्छे-अच्छे चीज़ों को उन्होंने इसमें समाहित किया। तो दीन है इलाही क्या है, एक कह सकते हैं कि नैतिक प्रबंधन कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं जो एथिकल चीज़ है या मोरल चीज़ है, उसको उनमें ऐड किया गया है। देखिए क्या क्या मोरल चीज़ जब हमारे समाज से हट जाता है ना, तो क्या समाज में ज़्यादा क्या होता है, क्राइम होना शुरू हो जाता है। एक क्राइम क्या है, केवल बंदूक के बल पे किसी को गोली मारना ही केवल क्राइम नहीं होता है। ये मत समझिए कि कोई आतंक दिया, किसी को गोली मार दिया कि वही क्राइम है, ऐसे नहीं है। हमारे सोसाइटी में आज देखिएगा जो नशा कितना तेज़ी से फैल रहा है, तो इसको शुरू किसने किया? ये नैतिकता के खत्म होने पर भी हो रहा है। एक-दूसरे पे अगर किसी को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है सोसाइटी, तो जिसको सहिष्णुता कहते हैं, वो नहीं कर पा रहे, तो ये क्या है? हमारी नैतिकता का जो पतन हो रहा है, उसी कारण ये सब हो रहा है। घर-घर में लड़ाई शुरू हो जाता है, छोटी-छोटी बातों पर, तो ये केवल तो इन चीज़ों को उन्होंने लिया है कि ऐसी चीज़ें ना हो। देखिए क्या होता है कि जब राजा आपको इससे पहले अशोक का बताया था कि जब राजा शक्तिशाली हो जाता है, तो लोगों में एक अच्छा मैसेज देना बहुत ज़रूरी होता है, कि मैसेज जाए, जिससे लोग क्या होता है मोरल को ज़्यादा फ़ॉलो करें। इससे देखिएगा आप अगर जिस समय 25 साल के होंगे या 20 साल के होंगे, उस समय या उससे कम साल के होंगे, तो उस समय क्या होता है नैतिकता उतना ज़्यादा आप फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आपका ऐज बढ़ने लगती है, जैसे मतलब किसी का भी, तो खुद के बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, तो उनके अंदर नैतिकता आने आना शुरू हो जाता है। नैतिकता नहीं होगे तो बच्चों को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? क्योंकि वो खुद जानता है कि हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं कि खुद वैसे च च मतलब स्टेज से गुज़रे हुए हैं, तो वो कैसे नैतिकता को स्थापित करे? तो आज यही दिक्कत पैदा हो जा रहा है ना, कि जो व्यक्ति खुद ही अनैतिक कार्य करके अभी अपने बाप बने हैं, पिता बने हैं, माता बने हैं, जो भी बने हैं, अब वो अपने बच्चों को कैसे नैतिकता सिखाए? समस्या बहुत ज़्यादा आजकल ये बनता जा रहा है। तो यही क्या होता है, यही चीज़ हर राजा चाहता है। इससे देखिएगा जो भी राजा होता है वो किससे क्या था, अलग से जो भी करे आज भी देखिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है, जो भी है, कोई सामने से कभी नहीं बोलेंगे कि आप ये गलत काम कीजिएगा। वो पार्टी के माध्यम से या दूसरे लोगों से गलत काम करवाए वो अलग बात है। और हर नेता करवाता है नहीं तो राजनीति चल नहीं पाएगा। तो दीन-ए-इलाही क्या था, एक नैतिकता था, एक नैतिकता को स्थापित करना था समाज में। और इसमें 100 लोग थे और इसमें जो गुरु थे अकबर थे और एक व्यक्ति जो हिंदू था जिसे स्वीकार किया था उसका नाम है बिरबल। बाकी सब मुस्लिम लोग थे उन्होंने स्वीकार किया था। अब देखिए अकबर ने ये जो राजधानी बनाया था फतेहपुर सीकरी, उसमें बुलंदशहर बनाया था। बुलंदशहर शहर कह रहा था सॉरी, बुलंद दरवाजा बनाया था। ये बनाया था 1572 71-72 में बनाया था क्योंकि इसी में क्या है गुजरात विजय किया था। तो फिर अकबर का 2 पॉलिसी प्रशासन के रूप में जानेगा, एक तो था क्या राजपूत नीति और इनका था एक धार्मिक नीति। देखिएगा गुजरात, ये जो गुजरात वाला बेल्ट है ना और अकबर का राजधानी कहाँ था? आगरा में और ये गुजरात के बाद यहाँ पे क्या अरब है, तो ट्रेड कहाँ होगा? यहाँ से ट्रेड होगा। यहाँ से केवल अरब को नहीं हो रहा है, ये क्या यूरोप तक जा रहा है ट्रेड। तो जहाँ पे ट्रेड वाला एरिया होगा वो अगर राजा के कब्जे में नहीं होगा या शासक के कब्जे में नहीं होगा तो रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा? तो अकबर को क्या है जाना था गुजरात और गुजरात जाने के रास्ते में क्या है राजस्थान, जहाँ पे क्या है राजपूत लोग हैं और उस समय राजपूत क्या था, देखिए राजपूत भी क्या है, इसको भी विदेशी माना जाता है राजपूतों को कि बाहर से आए हैं, लड़ाकू जनजाति थे, बाद में सभ्य हो गए। तो राजपूत क्या था आपस में लड़ते थे। राजपूतों का 2 चीज़ बहुत अच्छा था इनका, एक तो क्या होता है
इनको लड़ना बहुत पसंद था और दूसरा इनको सम्मान बहुत चाहिए था, रिस्पेक्ट। तो अकबर ने देखा, यानी अकबर ने बीरबल को बुलाया, बुलाया मतलब ऐसे ही उन्होंने देखा कि राजपूतों को अगर कंट्रोल करना है, तो सेना के बल पे अगर कंट्रोल करना है तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत धन जन की भी क्या होता हानि होगा। तो उन्होंने देखा कि राजपूतों को जो उनकी जो कमजोरी, राजपूतों की जो कमजोरी है, उस कमजोरी को अकबर ने पकड़ा। उन्होंने देखा कि राजपूत लड़ना चाहता है, तो राजपूतों को क्या है, सेना में भर्ती करवाया और कहाँ भेज दिया, अफगानिस्तान भेज दिया, लड़ते रहो। अब जानते हो अफगानिस्तान में कबीलाई समाज है, वो हमेशा लड़ाई चलता रहता है। जैसे मान सिंह हुआ और भी जो बहुत बड़े बड़े राजपूत के जो सेनापति थे, उन राजपूतों को क्या है वहां से सेना लिया और उनको बोला जाइए आप अफगानिस्तान में लड़ाइए। अब बोलते राजपूत अफगानिस्तान में लड़ा और दूसरा क्या उनको सम्मान दिया। सम्मान में क्या होता है, इसमें खर्चा कुछ नहीं होता है, सम्मान दे दो। जैसे क्या होता है, राजपूत कन्याओं से विवाह करना, इसमें देखिए राजपूत कन्याओं से विवाह करना। उसके बाद क्या है, राजमहल में क्या होता है, हिंदू मंदिरों का निर्माण करना। क्या है, धार्मिक, देखिए धार्मिक सहिष्णुता की जिसको बात की गई है, धार्मिक सहिष्णु बने, मतलब हर धर्म के लोगों को सहिष्णु। उसके बाद क्या है, वैवाहिक संबंध बनाया और इस तरह से क्या है राष्ट्रों को कंट्रोल किया है। तो धार्मिक सहिष्णुता के माध्यम से और दूसरा है क्या है, उनको सम्मान दिया और उनको सेना में भर्ती करवाया। तो इससे राजपूत कंट्रोल हो गया। कुछ एक राजपूतों को छोड़कर लगभग 80% राजपूत जो इलाका है वो अकबर के मतलब शांतिपूर्ण निपट गए उनको। कुछ लोग थे जो काम किया था, उसमें जो महाराणा प्रताप थे वो सबसे ज्यादा क्या है, उग्र थे। इन्होंने उनकी स्वीकार नहीं किया। केवल ये जो प्रतापी शासकों में यही एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है, अकबर की स्वाधीनता को स्वीकार नहीं किया था। बाकी सभी लगभग क्या है, लोगों ने स्वीकार कर लिया था। तो ये जो राजपूत नीति है, इस राजपूत नीति का मेन मुद्दा क्या था, इस गुजरात को जीतना था। गुजरात क्यों जीतना था, कि यहाँ से क्या हो रहा था, व्यापार हो रहा था। अभी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा, देखिए मालदीव में नए राष्ट्रपति बने, तो इंडियन आर्मी जो अपने व्यापार पर कंट्रोल कर रहे थे उनको हटा के चाइना वाले आ गए। अब वहां पे कब्जा किसका होगा, ट्रेड पर चाइना का कब्जा हो जाएगा। तो हर देश या हर राजा या हर शासक वर्ग ऐसे करते रहते हैं, वो चलता रहता है। तो इससे क्या होगा, और यही गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनाया था। इसके उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या बना था, बुलंद दरवाजा बना था। देखने तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे है, ये फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में आपका क्या है, बुलंद दरवाजा। तो अकबर का राजपूत नीति और जो धार्मिक नीति, इसका मेन उद्देश्य था व्यापार पर कंट्रोल करना। क्या करना था, जो ट्रेड हो रहा था उस पर कंट्रोल करना था, धनजीरा। इसके बाद अकबर ने एक नया पद्धति किया है जो प्रशासन में सुधार किया, जिसे मनसबदारी कहा जाता है। मनसबदारी प्रथा शुरू किया था या प्रणाली शुरू किया था, प्रथा या प्रणाली। ये क्या है, प्रशासनिक सुधार है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जिसे कहते हैं। देखिए क्या है, अकबर ने बहुत सारे राजपूतों को अपने यहाँ पे अमीर बनाया। अमीर मतलब मंत्री बनाना, अमीर को कहते हैं मंत्री कहते हैं। या बहुत सारे जो मुसलमान लोग थे, जो मंगोल थे, वो भी उनके दरबार में थे, तो इनको भी क्या है, अब मंत्री बना था। अब देखिए ज्यादा मंत्री जब क्या होता है राजधानी में रहता है ना, तो गुटबाजी शुरू हो जाता है। गुटबाजी क्या होता है, शुरू होता है, और उससे क्या होता है, जो शासक होता है वो कमजोर हो जाता है। तो अकबर ने क्या किया, ये जो बड़े बड़े जो मंत्री थे उनको क्या है, एक मनसब दिया गया। जैसे इक्ता आपको बताया था कि क्या इल्तुतमिश ने शुरू किया था, उसी प्रणाली है, लेकिन उसी का सुधरा हुआ रूप है ये। तो उन्होंने बोला कि एक जमीन का टुकड़ा दे दिया एक व्यक्ति को, एक, और उनको मनसबदार कहा गया।
और वो वहाँ पे प्रशासन केवल देखता था। रेवेन्यू कलेक्ट नहीं देखिए क्या था, एकता में क्या था, वो व्यक्ति जो इक़्तिदार होता था वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था, लेकिन ये मनसबदार में क्या है, मनसबदार में केवल प्रशासन देखते थे, जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट नहीं करते थे। तो इससे क्या है, तो जो अमीर थे ना वो क्या राजधानी से दूर चला गया। तो राजधानी से जब दूर चले गए जो अमीर थे, मतलब अमीर मतलब मंत्री, तो राजधानी में क्या होता है, जो गुटबाजी है वो कम हो गया। ये स्ट्रेटेजी होता है, आप लोग देखे होंगे अभी जो सरकार है हमारे केंद्र सरकार में जो प्रभावशाली मंत्री है, उनको साइडलाइन करके गया है, तो उनको हटा दिया। जैसे देखिए इस समय अगर मोदी जी के बाद अगर सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली मंत्री है वो गडकरी जी है, उनको देखिए धीरे-धीरे क्या है साइडलाइन किया जा रहा है। तो कोई भी राजा क्या होता है ये सब नहीं करना चाहता है, तो हर जगह ऐसे होता है क्योंकि जो पावर ऑफ सेंटर होता है वो एक जगह होना चाहिए, क्योंकि पावर ऑफ सेंटर जब बिखर जाता है तो साम्राज्य क्या होता है खत्म हो जाता है। तो पावर ऑफ सेंटर क्या होता है एक जगह होना चाहिए। तो इस तरह अकबर ने क्या है ये शुरू किया था, इसको क्या है प्रशासनिक सुधार कार्य है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो मनसबदार होते हैं ना, उनको क्या होता है, जो उनको जितना बड़े क्षेत्र दिया जा रहा था, उसी हिसाब से उनको क्या होता है, आर्मी भी दिया जाता था। आर्मी रखने का पावर भी दिया जाता था। समझ लीजिएगा, आर्मी रखने का पावर भी दिया था। मान लेते हो किसी को क्या है, एक पूरा उत्तराखंड दे दिया, तो उत्तराखंड का जितना जगह होगा उसी हिसाब से, जैसे उत्तराखंड जो क्षेत्र है उसी में मान लेते हो कि एक जो व्यक्ति है उसके लिए 2000 सेना उनको मिलना चाहिए, कि उत्तराखंड को कंट्रोल करने के लिए। तो उसी प्रकार से किसी को यूपी दे दिया मान लेते हैं उस समय के हिसाब से, तो यूपी को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा सेना होगा, उनको मान लिया 10,000 का सेना दे दिया। इसी प्रकार से क्या था, सेना का क्या होता है, संख्या के ऊपर क्या है, मनसबदार का जो ओहदा है या जो पद है या जो पदवी है या जो शक्ति है, उसका निर्धारण होता था। समझिएगा, मनसबदारी जगह का एक क्या है, ये भी क्या है, मंगोल पद्धति है। कैसा पद्धति है, मंगोल से आया है, जो मंगोलिया पद्धति है, यानी मुगल पद्धति कह सकते हैं। मंगोल पहले, मंगोल में क्या था ये चलता था, जो चंगेज खा या उससे पहले जो लोग थे वो चलाते थे। तो इसमें क्या होता है कि जो सेना होते थे और सेना के आधार पर क्या होता है, उस व्यक्ति की हैसियत या पद या ओहदा मालूम चलता था। इसमें दो तरह के सेना होते थे, एक होते थे पैदल सेना और एक होते थे घुड़सवार सेना, जिसको हॉर्स आर्मी कहा जाता है। देखिए जो पद या ओहदा होता है वो उसको घुड़सवार सेना से लगाया जाता था। यानी जिस मनसबदार के पास जितना ज्यादा घुड़सवार सेना होगा वो मनसबदार उतना ज्यादा पावरफुल होगा। आज भी आप लोग देखिएगा, जैसे दरोगा के नीचे कुछ सिपाही होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं उनके ज्यादा नीचे ज्यादा सिपाही होते हैं, तो उनकी पावर क्या होता है इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं इसको। तो इसमें धनिएगा, तो पैदल वाले के पास क्या होता है, पैदल क्या होता है उसके, क्योंकि पैदल सिपाही क्या होता है इसको रखना कम खर्चा होता था। जो घुड़सवार सेना होते थे उसको रखना क्या था, खर्चा ज्यादा होता था, तो इसलिए निर्धारण क्या होता है इससे किया जाता है। और इसलिए क्या था, इसको कहते थे जात कहते थे, उस भाषा में बोल रहा हूँ, और इसको क्या है सवार कहते थे। यानी जो सवार होता था इससे क्या होता है कि उसकी हैसियत, यानी क्या है, पद के बारे में बात की जाती थी। समझिएगा, और ये क्या होता था, ये 3 प्रकार के होते थे। कि कभी-कभी क्या होता है, जिनके पास जितना जात होते थे, जात के बराबर क्या होना चाहिए, सवार होना चाहिए। ये पहला पद्धति था। दूसरा बात क्या आता है, जात कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए और सवार कम होना चाहिए। सवार 1/2 होना चाहिए और जात क्या होना चाहिए, जितना होगा सवार क्या होगा 1/2 से अधिक होना चाहिए। ये 3 विधि था, इतना तो गहराई से नहीं पूछेगा, फिर ये लोग समझ जाइएगा। इससे ओहदा डिसाइड होता था कि जो मनसबदार होते थे, उस मनसबदार जो ये मनसबदारी के जो अधिकारी होते थे उसको मनसबदर कहा जाता। जो मनसबदार होते थे उनकी ओहदा को डिसाइड किया जाता था कि कितना, और ये क्या है, किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, अकबर ने शुरू था। तो कब क्वेश्चन आपसे 2-3 तरह से पूछ सकता है कि मनसबदारी व्यवस्था किस शासक द्वारा शुरू किया गया। पहला क्वेश्चन, मनसदरी व्यवस्था कहाँ से लिया गया था, मंगोल से लिया गया था, और ये दशमलव पद्धति पर होते थे। दशमलव पद्धति में 10 के
गुणांक जो होता है फैक्टर ऑफ 10, जैसे 10, 100, उसके बाद 1000, इस तरह से होते थे, ध्यान दीजिएगा। और अकबर के समय पे 5000 तक का जो मनसब होते थे वो सामान्य व्यक्ति को दी जाती थी, और 5000 से जो अधिक मनसबदार होते थे वो राज्य परिवार के किसी व्यक्ति को दी जाती थी, ध्यान दीजिएगा। तो 5000 से अधिक का जो मनसबदार था वो क्या था, राज परिवार के लोगों को दिए थे, राज परिवार। और उससे नीचे वाले जो होते थे, 5000 से जब नीचे वाले होते थे उनको क्या होता, जैसे मान सिंह को दे दिया, और भी जो जितने भी इस तरह के सेनापति थे उनको दी जाती, ठीक है। इसके बाद अकबर ने दहसाला पद्धति शुरू किया। दहसाला मतलब 10 साल का पद्धति, इसको भूमि सुधार कहते हैं, यानी अकबर का क्या है, भूमि सुधार। सबसे पहले इन्होंने क्या, माप, भूमि का क्या किया, माप करवाया, माप जोक करवाया, पहली बात है। दूसरी बात उन्होंने क्या किया, भूमि को 4 भागों में बांटा, भूमि को 4 भागों में बांटा। उसके बाद क्या है, तहसाला पद्धति शुरू किया। ये टोडरमल पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि इसको शुरू किसने किया था, टोडरमल ने किया था। इसे टोडरमल पद्धति भी किया कहा जाता है, क्योंकि टोडरमल ने इसको किया था। देखिए इसमें क्या होता है, 10 साल का जितने भी अनाज होता था उसका औसत निकल के क्या होता, अगले साल का क्या होता था, कितना अनाज ली जाएगी उसका डिसाइड किया जाता था। जैसे मान ले किसी में 10 साल में 10 रुपया था, 11 रुपया था, 12 रुपया था, इस तरह से जो हर साल बढ़ता होगा ना, तो उससे में क्या होता है, इसको जोड़ के 10 से भाग देंगे तो उसका औसत या एवरेज जितना आएगा वो अगला साल का होगा, अगला साल का भू राजस्व होगा वो। तो जिससे क्या होता है, हर बार क्या होता है, डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं था कि हर 10 साल के बाद जो होता था उसको